हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम मिलियन माइंड्स इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस सेट 11 सॉल्व करेंगे। और इसके पहले के 10 प्रैक्टिस सेट्स भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। जो आपने नहीं देखे हैं और देखने के इच्छुक हैं तो प्लेलिस्ट पे जा कर के देख सकते हैं। एग्ज़ाम की तो अभी कोई डेट कंफर्म ही नहीं है, कब तक एग्ज़ाम होगा। सभी लोग टेंशन में है कि जल्दी से एग्ज़ाम हो जाए। तो आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तैयारी तो करनी है, एग्ज़ाम तो खैर कभी ना कभी हो ही जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज अगर थोड़ा जाना पहचाना आ जाए एग्ज़ाम में तो बहुत हेल्पफुल हो जाता है। तो देखते हैं क्या है अनसीन पैसेज में। In Padua, a beautiful city of Italy, there once lived a rich gentleman called Baptista. नाम सुना सुनाया लगता है कुछ। बैप्टिस्टा एक जो शहर है पेडुआ इन अ ब्यूटीफुल सिटी ऑफ इटली। इटली का एक ब्यूटीफुल सिटी है नेम पेडुआ, और वहाँ पे एक रिच जेंटलमैन रहता है। हिज नेम इज बैप्टिस्टा। ही हैड 2 daughters। उसकी जो 2 बेटियां हैं, द जेंटिल एंड ब्यूटीफुल as her sister, but she had such an ungovernable temper that she was always known as कैथरीन द श्रू। अब उसकी 2 बेटियां हैं जिसमें एक का जो गुड नेचर है और दूसरी थोड़ी इल टेम्पर्ड है, उसे बात बात पे गुस्सा आ जाता है। तो सभी लोग उससे थोड़ा डरते हैं, और उसका जो ये अनकंट्रोलेबल जो टेम्पर है उसकी वजह से उसको कैथरीन द श्रू बोला जाता है। कैथरीन उसका नेम है और उसके साथ द श्रू लगा दिया गया है। कैथरीन द श्रू उसका नाम पड़ गया है। एवरीवन was afraid of her angry tongue, and in spite of her beautiful face she had no admirers। अब वो ब्यूटीफुल तो बहुत थी, तो उसकी ब्यूटी के तो एडमायर करते थे लोग, लेकिन सब लोग उससे डरते थे कि वो उसका जो एंग्री नेचर है उसका ये नहीं पता कब किसको क्या बोल दे। कैथरीन वाज बैप्टिस्टाज अल्डर डॉटर। और जो कैथरीन थी वो बैप्टिस्टा की बड़ी बेटी थी। एंड ही बिगेन टू फियर दैट सी वुड नेवर फाइंड अ हस्बैंड। और वो बहुत ज़्यादा डरता था बैप्टिस्टा कि अगर इसका यही इल टेम्पर्ड रहा तो इसकी कभी शादी नहीं हो पाएगी, इसका हस्बैंड कैसे होगा। तो वो उसकी शादी के लिए परेशान रहता था। मैनी वॉन्टेड टू मैरी बायंका, बट नो वन वॉज विलिंग टू रिस्क मैरिज विद द बैड टेम्पर्ड कैथरीन। तो सभी बायंका से तो शादी करना चाहते थे जो बैप्टिस्टा की छोटी बेटी थी, लेकिन कैथरीन के बैड टेम्पर की वजह से कोई भी उससे शादी करने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। सही भी बात है, शादी पूरी ज़िंदगी का रिश्ता होता है, तो कोई उससे शादी नहीं करना चाहता था। एट लास्ट बैप्टिस्टा डिसाइडेड ऑन अ प्लान। बैप्टिस्टा एक प्लान डिसाइड करता है। ही अनाउंस्ड दैट कैथरीन मस्ट बी मैरिड बिफोर बायंका एज इट वाज द एल्डर सिस्टर्स राइट। अब वो कहता है कि बड़ी बेटी का ये अधिकार है, इसलिए कैथरीन उसकी बड़ी बेटी होने के नाते वो बायंका से पहले कैथरीन की शादी करेगा। बायंकाज एडमायरर एट वंस बिगेन टू लुक अराउंड फॉर अ मैन हु वुड बी ब्रेव इनफ टू मैरी दिस वाइल्ड कैट। अब जितने भी बायंका के जो एडमायरर थे जो उससे शादी करना चाहते थे, वो सभी टेंशन लेने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं एक ऐसा इंसान जो पहले कैथरीन से शादी कर ले, क्योंकि सभी बायंका से शादी करना चाहते थे। उसका गुड नेचर था और वो सुंदर भी थी, तो सब सोचते हैं कैथरीन की शादी जल्दी से हो जाए, इस वाइल्ड कैट की शादी जल्दी से हो जाए तो हम बायंका से शादी कर पाएंगे। नाउ इन वेरोना, अनदर इटालियन टाउन, there lived a rich and gay young man called Petruchio। अब यहाँ वेरोना में अनदर इटालियन टाउन, एक और इटालियन टाउन था जहाँ पे एक और अमीर और खुश मिजाज एक यंग मैन रहता था, एंड उसका नाम क्या था, पेट्रूसियो। हिज फादर हैड रिसेंटली डाइड। जिसके फादर जो रिसेंटली जो डेथ हुई थी उसके फादर की, एंड लेफ्ट हिम प्लेंटी ऑफ मनी। और उसके लिए जो बहुत सारा पैसा छोड़ के गए थे। एंड पेट्रूसियो नाउ विश टू सी द वर्ल्ड एंड फाइंड अ वाइफ। और पेट्रूसियो की सिर्फ एक ही डिजायर थी अब कि
वो जो चाहता था संसार को देखना, घूमना और अपने लिए एक वाइफ ढूंढना। वो शादी करना चाहता था तो अपनी वाइफ की तलाश में था वो कि एक अच्छी सी लड़की मिल जाए और वो शादी कर ले। सो ही वेंट टू पेडुआ। अब वो पेडुआ जाता है एंड देयर ही मेट अ फ्रेंड होर्टेंसिस। अब वो होर्टेंसिस जो था, जो बायंका से शादी करना चाहता था, एक और लड़का वहाँ पे, तो उससे मिलता है। वन ऑफ द यंग मैन हु वांटेड टू मैरी बायंका। वो बायंका से शादी करना चाहता था। पेट्रूसियो टोल्ड ही टू वॉज लुकिंग फॉर अ वाइफ। अब वो पेट्रूसियो जो बताता है होर्टेंसिस से कि मैं भी एक वाइफ की तलाश में हूँ। सो एंड होर्टेंसिस एट वंस थॉट ऑफ कैथरीन द श्रू। तो अब इससे जो होर्टेंसिस जो था वो बहुत खुश हो गया। वो सोचता है ठीक है, क्यों ना मैं कैथरीन की शादी इससे करा दूँ। सो पेट्रूसियो वॉज a strong-willed young man. Surely he would be able to make Catherine obey him. अब वो सोचता है कि जो पेट्रूसियो है ये बहुत ही खुश मिजाज है, बहुत मतलब जो स्ट्रॉन्ग पर्सन है, तो आई थिंक ये जो कैथरीन श्रू है उसको ये सुधार लेगा और उससे शादी करके उसको ओबे करा लेगा, मतलब उसको अपना आज्ञाकारी बना लेगा। सो ही वाज मैरी एंड गुड टेम्पर्ड टू। एंड यहाँ मैरी का मतलब होता है खुश मिजाज, हैप्पी। सो वो बहुत हैप्पी और गुड टेम्पर्ड है। सो एंड क्लेवर एंड अम्यूजिंग, बहुत ही होशियार है और अम्यूजिंग है। सो ऑल टुगेदर ही यंग मैन एंड वुड नो हाउ टू टेम एन इल टेम्पर्ड वाइफ। तो अब वो ये सारे अपने प्लान बना लेते हैं माइंड में कि इसको एक वाइफ की तलाश है, मुझे बायंका से शादी करनी है। कौन सोचता है? होर्टेंसिस सोचता है। तो क्यों ना मैं इसकी शादी कैथरीन से करा लूँ, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर है ये और ये उसको अपने लायक बना ही लेगा। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कहाँ से लिया गया है ये शेक्सपियर का वर्क है टेमिंग ऑफ श्रू, तो उससे ही ये पैराग्राफ लिया गया है यहाँ पे। सो देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन 1, व्हेन पेट्रूसियोज फादर डाइड। जब पेट्रूसियो के फादर मरते हैं, सो ही इनहेरिटेड हिज फादर्स वेल्थ। तो उसके फादर की जो वेल्थ है वो उसको मिल जाती है, सारी संपत्ति उसको मिल जाती है। बी, ही वॉन्टेड टू सी द वर्ल्ड। वो संसार को देखना चाहता था। ही वॉन्टेड टू गो इन सर्च ऑफ अ वाइफ। वो पत्नी की तलाश में जाना चाहता था। सो ऑल ऑफ द अबव, सभी ऑप्शन सही हैं। सो इसमें देखते हैं कौन सा करेक्ट हो जाएगा। सो इसमें जो प्रैक्टिस सेट में इसका आंसर दिया है वो बी दिया हुआ है, ही वांटेड टू सी द वर्ल्ड। लेकिन आई थिंक इसका आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि ये सारे ही ऑप्शन सही हैं। वो संसार को घूमना भी चाहता था, अपनी वाइफ की तलाश भी करना चाहता था और उसके फादर ने उसको काफ़ी सारा जो उसकी वेल्थ थी वो सब उसी को मिल गई थी। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, लेकिन मैं बता दूं प्रैक्टिस सेट में इसका बी ऑप्शन करेक्ट किया हुआ है। सो आप देख लीजिए आपको कौन सा करेक्ट लगता है इसमें। देन होर्टेंसिस अ फ्रेंड ऑफ पेट्रूसियो वांटेड टू मैरी। अब जो होर्टेंसिस था उसका पेट्रूसियो का जो फ्रेंड था वो किससे मैरी करना चाहता था। सो ए बायंका, बी कैथरीन, सी कैथरीन्स फ्रेंड एंड डी नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज ए बायंका। देन क्वेश्चन नंबर 3, कैथरीन वाज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर बट। कैथरीन इतनी ही खूबसूरत थी जितनी उसकी बहन थी, लेकिन उसमें एक अलग क्वालिटी थी। वो क्या थी? सी हैड गुड टेम्पर, सी हैड एन अनकंट्रोलेबल टेम्पर, सी समटाइम्स कुड नॉट कंट्रोल हर टेम्पर एंड डी नन ऑफ दीज। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर, सी हैड एन uncontrollable temper. Question number 4, everyone was afraid of Catherine because। so सभी लोग जो कैथरीन से क्यों डरते थे? she had a beautiful face, she had no admirers, she had a sharp angry tongue and D none of these। so 4 का C ऑप्शन सही हो जाएगा। she had a sharp angry tongue, उसका नहीं पता था कि वो किसको गुस्से में क्या बोल दे। क्वेश्चन नंबर 5, बैप्टिस्टा डिसाइडेड ऑन अ प्लान बिकॉज इट वाज डिफिकल्ट फॉर बायंका टू फाइंड अ लवर कैथरीन डिड नॉट वांट टू मैरी, ही कुड नॉट गेट कैथरीन मैरिड
एंड डी नन ऑफ दीज। सो बैप्टिस्टा ने जो प्लान डिसाइड किया था वो क्यों किया था? सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, ही कुड नॉट गेट कैथरीन मैरिड। क्योंकि उसको क्या लगता था, कैथरीन का जो बैड टेम्पर है उसकी वजह से कैथरीन की शादी नहीं हो पाएगी। तो वो एक प्लान सोचता है कि पहले कैथरीन की शादी होगी, उसके बाद ही बैप्टिस्टा अपनी छोटी बेटी बायंका की शादी कराएगा। क्वेश्चन नंबर 6, फुल फैदम 5 दाई फादर लाइज, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन दिस लाइन। सो मेटाफर, एसोनेंस, एलिट्रेशन एंड सिमली। तो इसमें हमें बताना है फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, एलिट्रेशन। जहाँ पे स्टार्टिंग में कोई लेटर यहाँ पे देखिए रिपीट हो रहा है, एफ बार बार रिपीट हो रहा है इन द स्टार्टिंग ऑफ एवरी वर्ड, तो ये एलिट्रेशन है हमारा। देन क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पे हमें सिनोनिम बताने हैं। जो सिनोनिम दिए हुए हैं यहाँ पे वर्ड दिए हुए हैं, इनका सिनोनिम बताना है। सिनोनिम मीन्स पर्यायवाची, सेम वर्ड। सो 7 का है एल्यूजन। तो एल्यूजन का हमें जो सिनोनिम बताना है, सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, डायरेक्ट रेफरेंसेस। देन क्वेश्चन नंबर 8, सो हेयर मीन इज गिवन। आई थिंक प्रोनाउंसिएशन मीन ही रहेगा इसका। सो इसका जो सिनोनिम है वो हमें बताना है। सो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अपीयरेंस। क्वेश्चन नंबर 9, मोलिफिकेशन। सो मोलिफिकेशन का मीनिंग बताना है हमें क्या है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, सॉफ्टनिंग, रफल्ड फीलिंग। देन क्वेश्चन नंबर 10, मोट। तो मोट का जो करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पे दैट इज डी, स्पैक। सो वोकैबुलरी का तो एक ही तरीका है लर्न करने का कि अच्छे से इनका रट्टा लगा लो और इनको प्रैक्टिस करते जाओ। सो क्वेश्चन नंबर 11, अमेलियोरेट। सो अमेलियोरेट का हमें बताना है। द करेक्ट सिनोनिम विल बी सी, इम्प्रूव। देन क्वेश्चन नंबर 12, एलिजी इज अ फॉर्म ऑफ। सो एलिजी जो कौन सा फॉर्म है ये हमें बताना है यहाँ पे। सो डाइडैक्टिक पोएट्री, रिफ्लेक्टिव पोएट्री, नैरेटिव पोएट्री और ड्रामेटिक पोएट्री। सो द करेक्ट आंसर इज बी, रिफ्लेक्टिव पोएट्री। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ड्सवर्थ वाज पॉपुलरली नोन एज द पोएट ऑफ। सो वर्ड्सवर्थ जो किस और नाम से जाना जाता था, किस लिए प्रसिद्ध था वो एज अ पोएट ऑफ? ऑप्शन ए लैंकाशायर रीजन, बी एसेक्स रीजन, सी लेक डिस्ट्रिक्ट एंड डी वेसेक्स रीजन। सो द करेक्ट आंसर इज सी, लेक डिस्ट्रिक्ट। बहुत इजी सा और इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 14, गिव वन वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन हार्ड टू प्लीज। हार्ड टू प्लीज जिसको खुश करना बड़ा टफ हो, उसके लिए क्या यूज होगा? सो द करेक्ट आंसर विल बी हेयर ए, फास्टिडियस, नकचड़ा। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 15, यू कैन ऑलवेज डिपेंडेंट ऑफ देम। सो यहाँ जो अंडरलाइन वर्ड है डिपेंडेंट, तो उसके प्लेस पे हमें देखना है क्या ऑप्शन करेक्ट होगा। सो ए डिपेंड ऑन देम, बी बी डिपेंडेंट विद देम, सी डिपेंडेंट अपॉन देम, डी बी डिपेंडेंट ऑन देम, ई नो करेक्शन रिक्वायर्ड। सो देखिए यहाँ पे कैन हमारा जो है ये मॉडल वर्ब्स होती हैं, तो इनके साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की। सो डिपेंड, लेकिन डिपेंड के साथ हम क्या लगाते हैं? प्रेपोजिशन लगाते हैं, वो ऑफ लगाते हैं। सो डिपेंड ऑफ होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, डिपेंड ऑन देम। Got it? Then 16 question, in which sentence as is used as conjunction। तो किसमें कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है as, ये हमें बताना है। सो ए we walked as fast as we could, b she likes the same color as I do, c as he was poor I helped him, and d none of these। So question number 16, the correct answer is C, as he was poor I helped him।
Question number 17. She asked him that why he was unwilling to go with her. अब ये जो अंडरलाइन पोर्शन है हमें इसका बताना है कि इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, क्या करेक्ट होगा. So she asked him why he was unwilling to go with her. So why he was, why that he was, C why was he, D that why he had been, and E no correction required. सो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए. आई थिंक ये जो इन्होंने ये जो अंडरलाइन किया है इसमें इनको दैट को भी अंडरलाइन करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे डबल इंटेरोगेटिव वर्ड यहाँ पे लगते हैं इसके साथ हम और कोई कंजक्शन यूज नहीं करते. तो यहाँ पे जो दैट है ये हमें कट करना है. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ए, वाई ही वाज. अब आप बोलोगे वाई ही वाज ही यहाँ पे है तो चेंज क्या हुआ है, तो चेंज ये हुआ है कि यहाँ पे दैट नहीं लगेगा. She asked him why he was unwilling to go with her. और ये जो इंटेरोगेटिव वर्ड हैं ये बीच में आते हैं तो हम इनके डायरेक्ट बाद सब्जेक्ट लगाते हैं और उसके बाद हम जो कोई वर्ब लगाते हैं. गोट इट. देन क्वेश्चन नंबर 18. द पैसिव वॉइस ऑफ गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स इज. अब ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसकी हमें पैसिव फॉर्म बतानी है, क्या होगी. सो A. Those who help themselves will be helped by God. B. Those who help themselves are helped by God. C. They are helped by God who have helped themselves. And D. Who helped themselves, they are helped by God. So इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखते हैं कौन सा होगा यहाँ पे. तो ये जो हमारा सेंटेंस है पहले उसको हमें टैली करना होता है. कौन सा है ये, गॉड हेल्प्स दोज. तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है. तो देखिए इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही हमें चेंज करना है. ये फ्यूचर में है इसको रोंग कर देंगे. ये परफेक्ट टेंस हो गया है इसको भी रोंग करेंगे. सो हु हेल्प्ड देमसेल्व्स ये हमारा यहीं से स्टार्ट हो रहा है. हमें लेना है इसमें पहले ऑब्जेक्ट लेना है. तो हु हेल्प्स, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. तो इसका जो ऑब्जेक्ट है ये हो जाएगा ये हु हेल्प देमसेल्व्स, दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. तो इसका जो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दोज हु हेल्प देमसेल्व्स आर हेल्प्ड बाय गॉड. सो ये देखिए हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गया है. इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम पैसिव वॉइस में लगाते हैं. तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 19. द पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ. अब हमें इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है. एवरीवन कंसीडर्स एजुकेशन टू बी अ प्राइम नेसेसिटी. सो ऑप्शन ए, एजुकेशन इज कंसीडर्ड टू बी अ प्राइम नेसेसिटी. बी, एजुकेशन इज बीइंग कंसीडर्ड अ प्राइम नेसेसिटी. सी, they are considered education to be a prime necessity. And D, education considered to be a prime necessity by them. अब इसमें देखिए ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यहाँ पे क्या दिया है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो ये रॉन्ग हो गया है. दे आर कंसिडरिंग ये रॉन्ग हो गया है. एजुकेशन कंसिडर्ड टू बी अ प्राइम नेसेसिटी बाय देम. तो इसका जो ए क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि एजुकेशन इज कंसिडर्ड. पैसिव वॉइस में हम इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं. तो यहाँ देखिए इज भी आया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ गई है. इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा हुआ तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, एजुकेशन इज कंसिडर्ड टू बी अ प्राइम नेसेसिटी. देन क्वेश्चन नंबर 20. द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब एक्सपीरियंस इज. एक्सपीरियंस वर्ड का हमें नाउन फॉर्म फाइंड आउट करना है कौन सा होगा. सो सबकी स्पेलिंग्स अलग अलग दी हुई हैं, अच्छे से देख लीजिए आप. सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सी, एक्सपीरियंसर, एक्सपीरियंस करने वाला. सो दैट इज नाउन. क्वेश्चन नंबर 21. इफ यू हैव पेड ओनली 20 रुपीज फॉर दिस पर्स इट हैज रियली चीप. सो इट हैज रियली चीप की प्लेस पे हमें देखना है क्या इसमें से बेटर ऑप्शन होगा. सो ए इज रियल चीप, बी इज रियली चीप, सी हैज चीपेस्ट, डी हैज बीन रियली चीपेस्ट, एंड ई नो करेक्शन रिक्वायर्ड. सो 21 द करेक्ट ऑप्शन विल बी
B. Is really cheap. Question number 22. A collection of small colored flags is called. जो छोटे छोटे फ्लैग्स का, जो कलरफुल फ्लैग्स का जो कलेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? A. Troop, B. Voluptuary, C. Bunting and D. Flaggy. So the correct answer will be C. Bunting. Question number 23. Puritanism was a reaction against. जो प्यूरिटेनिज्म है ये किस चीज़ का रिएक्शन है, किसके अगेंस्ट है, ये हमें बताना है यहाँ. ऑप्शन ए, द रेनेसा एडवोकेसी एंड एडमिटेंस ऑफ स्ट्रिक्ट रूल्स. बी, द थीमेटिक डिवाइसेस यूज्ड बाय द एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट. सी, द एक्सेसिस ऑफ द पोस्ट शेक्सपियरियन ड्रामेटिक्स एंड द रिएक्शन. The theatres were closed in 1642 and D, both A and B. So देखते हैं क्या करेक्ट आंसर होगा इसमें. So the correct answer is C, the excess of the post Shakespearean dramatist and the reaction. The theatres were closed in 1642. Then फाइंड आउट द मिस स्पेल्ड वर्ड. अब इसमें जो जितनी भी स्पेलिंग्स है इनमें से कोई एक वर्ड गलत दिया हुआ है, यहाँ पे हमें करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करनी है. सो चारों ऑप्शन अच्छे से देख लीजिए. सो द करेक्ट स्पेलिंग इज, जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डी. सोनोरस. तो ये यहाँ पे मिस स्पेल्ड है और इसके अलावा बाकी जितनी भी स्पेलिंग्स है वो सब सही हैं. देन क्वेश्चन नंबर 25. सो 25 में देख लेते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए. दिस इज रॉन्ग स्पेलिंग वर्ड. सो रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड ही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं. क्वेश्चन नंबर 26 मैं सीधे आंसर बताती जा रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करके कुछ देर अच्छे से देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 26 करेक्ट ऑप्शन इज बी. देन क्वेश्चन नंबर 27 आपसे हमें यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करनी है. तो देखते हैं करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी इसमें. सो 27 द करेक्ट ऑप्शन इज सी. देन 28 the correct spelling is A. Then question number 29 what is meant by prosody. so prosody का हमें बताना है यहाँ पे कि क्या होता है इसका मीनिंग. so A, it is science of verse forms only. B, it is science of poetic meters only. C, it is science of rhythms only. And D, it is science of all the three mentioned above. So question 29 the correct option is D. ये जितने भी ऊपर हैं दिस इज द साइंस ऑफ वर्स फॉर्म, पोएटिक मीटर्स एंड रिदम्स ओनली. रिदम्स इन सभी की साइंस को परसोडी बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 30 द स्टडी ऑफ इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द स्पीकर इज. तो स्पीकर का जो इंटेंडेड मीनिंग होता है उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं यहाँ बताना है. सो सीमेंटिक्स, बी कॉम्प्रीहेंशन, सी एटमोलॉजी एंड डी प्रैग्मेटिक्स. सो क्वेश्चन नंबर 30 द करेक्ट आंसर विल बी हेयर डी प्रैग्मेटिक्स. क्वेश्चन नंबर 31 अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज कॉल्ड. जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं उसका जो सेट होता है उसको क्या बोलते हैं. सो ए मेंटर, बी इंस्ट्रक्टर, सी कंपाइलर एंड डी प्रोग्राम. सो क्वेश्चन नंबर 31 सो द करेक्ट आंसर इज डी प्रोग्राम. क्वेश्चन नंबर 32 व्हाट इज मीन्ड बाय रेटोरिक. सो रिटोरिक का हमें यहाँ पे मीनिंग बताना है क्या होता है. सो ए आर्ट ऑफ यूजिंग लैंग्वेज effectively or impressively. B, using language for exaggeration. C, using language musically. And D, using language metaphorically. So question number 32 the correct answer is A,
आर्ट ऑफ यूजिंग लैंग्वेज इफेक्टिवली और इम्प्रेसिवली। जो किसी लैंग्वेज को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए या कुछ वर्ड्स ऐसे इम्प्रेसिव बनाने के लिए कुछ वर्ड्स उसमें लगाए जाते हैं लैंग्वेज में, उसको बोलते हैं रेटोरिक। रिटोरिक क्या होता है? अलंकारिक जो लैंग्वेज होती है। सो क्वेश्चन नंबर 33, इफ ही हैज़ टू स्पेंड 5 hours इन द क्यू इट वाज रियली अ वेस्टेज। सो अभी अंडरलाइन जो इसमें वर्ड्स दिए हुए हैं इनके प्लेस पे हमें बेटर ऑप्शन फाइंड आउट करना है। सो ए इज अ रियली वेस्टेज, बी इज रियल अ वेस्टेज, सी हैज रियली अ वेस्टेज, डी इज रियली अ वेस्टेज एंड ई नो करेक्शन रिक्वायर्ड। So question 33, the correct answer is D, is really a wastage. Question number 34, the moment they saw me they were delight. So were delight के प्लेस पे देखना है बेटर ऑप्शन हमको। So A had delighted, B were delighted, C are delighted, D have been delighted and E no correction required. So question number 34, the correct answer is B, क्योंकि द मोमेंट दे सो मी ये पास्ट में है तो यहाँ भी हमें कोई पास्ट वर्ड ही लिखना है, तो यहाँ आ गया वर, और वर के साथ थर्ड फॉर्म आ गई क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये पैसिव में बनाना है हमें। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज अ हीरोइक कपलेट। सो हीरोइक कपलेट क्या होता है इसमें? So it is a 2-line stanza having 8 syllables in each line. B, it is a 2-line stanza having 10 syllables in each line. C, it is a 2-line stanza having 2 rhyming lines in iambic pentameter. And D, it is 2-line stanza having 2 rhyming lines in any meter. So couplet है तो lines तो 2 ही होंगी, लेकिन ये heroic couplet है तो ये क्या है? सही ऑप्शन C, it is 2-line stanza having 2 rhyming lines in iambic pentameter. जो heroic couplet होता है ये हम iambic pentameter में लिखते हैं। So the correct answer is C. Question number 36, when was Milton born? अब मिल्टन का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1608, 1615, 1610 और none of them. So 36, the correct answer is A, 1608. So इनका जो बर्थ हुआ था वो दिसंबर 1608 में हुआ था और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी नवंबर 1674. Then question number 37, the theme of the world is too much with us. जो वर्ड्सवर्थ जी की पोम है ये, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इसकी थीम हमें यहाँ बतानी है क्या है। सो कंडेम मैटेरियलिज्म, बी कंडेम गॉड, सी कंडेम्स नेचर एंड डी कंडेम्स फ्रेंड्स। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, कंडेम्स मैटेरियलिज्म। सो 38, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें देखना है हमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। द सीनरी ऑफ केरला मूव्स मी मोस्ट, बी द सीनरीज ऑफ केरला मूव्स मी मोस्ट, सी द सीनरीज ऑफ केरला मूव मी मोस्ट एंड डी नन ऑफ द अबव। अब देखिए जो नाउन होती है सीनरी, इसको हमें सिंगुलर में लिखना होता है, तो ये जो सीनरीज है ये हमारे रॉन्ग हो जाएंगे, यहाँ पे भी सीनरी है, ये दोनों गलत जाएगा। सीनरी ये सिंगुलर फॉर्म में है और इसके साथ जो वर्ब लगेगी वो भी सिंगुलर ही लगेगी। सो द करेक्ट आंसर इज ए, द सीनरी ऑफ केरला मूव्स मी मोस्ट। 39, लास्ट समर द हीट ब्रॉट हंड्रेड्स ऑफ पीपल टू द ओशन, बी लास्ट समर द हीट will have brought hundreds of people to the ocean. Then C, last summer the heat has been bringing hundreds of people to the ocean and D, none of the above. अब देखते हैं 39 का करेक्ट ऑप्शन। सो जब हमारे 2 सेंटेंस दिए हैं उसका फर्स्ट पार्ट अगर हमारा
पास्ट में है तो हमारा जो लास्ट वाला जो पार्ट होता है वो भी पास्ट टेंस में ही होता है। अब देखिए लास्ट समर दिया है यहाँ पे, इट मीन्स ये हमारा पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो वर्ब है वो भी हमारी पास्ट में गई है। ओके, यहाँ देखिए पास्ट में है लेकिन ये फ्यूचर में दे दिया, ये रॉन्ग हो गया। यहाँ लास्ट जो पास्ट के लिए यूज हुआ है और ये हैज हमारा प्रेजेंट के लिए यूज होता है, ये भी रॉन्ग है। नन ऑफ दी अबव तो है ही नहीं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ए। सो लास्ट समर द हीट ब्रोथ हंड्रेड्स ऑफ पीपल टू द ओशन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, द नाउन फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव रेयर इज। तो रेयर का हमें यहाँ नाउन फॉर्म बताना है। सो ए रेयरनेस, बी रेयरमेंट, सी रेयरली एंड डी रेयरिटी। सो 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज डी। देन क्वेश्चन नंबर 41, गिव द राइट सफिक्स फॉर द वर्ड प्रिंस टू मेक इट एन एडजेक्टिव। तो ये जो वर्ड है यहाँ पे प्रिंस, इसको हमें क्या बनाना है, एडजेक्टिव बनाना है। तो इनमें से देखते हैं कौन सा सफिक्स ऐड करना है इसमें। सो प्रिंस डम, प्रिंस लाइक, प्रिंसनेस और प्रिंसिप। सो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी, प्रिंस लाइक। सो क्वेश्चन नंबर 42, वेयर फ्रॉम वर्ड्सवर्थ बिलो कोटेड लाइन्स आर टेकन। सो ये जो दो लाइन यहाँ पे दी हुई है ये बतानी है कौन से वर्क से ली गई है वर्ड्सवर्थ के। नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स। तो ये जो लाइंस ली गई हैं वर्ड्सवर्थ की, ये सोलिटरी रीपर से ली गई हैं। देन क्वेश्चन नंबर 43, by their rebellion from the book of life, nor had they yet among the sons of Eve. So these lines occurs in। तो ये जो इसमें लाइंस ली गई है ये हमें बतानी है कौन से वर्क से ली गई है। सो ए फेरी क्वीन, बी द ट्रेवलर, सी द रेप ऑफ लॉक एंड डी पैराडाइज लोस्ट। तो यहाँ देखिए ईव आया है, ईव हमारा जो कैरेक्टर है वो कौन से वर्क से है सभी को मालूम है, तो ईव हमारा पैराडाइज लोस्ट से है, तो पैराडाइज लोस्ट की ही ये लाइंस हैं। क्वेश्चन नंबर 44, हु इज़ द क्वीन इन रिचार्ड सेकंड। सो रिचार्ड सेकंड शेक्सपियर का जो एक हिस्ट्री प्ले है उसमें बताना है कि क्वीन कौन है उसमें, इजाबेल, रोस, द डचेस ऑफ यॉर्क और वेल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, इसाबेल। क्वेश्चन नंबर 45, ग्लोब थिएटर वॉज बर्न्ड ड्यूरिंग अ परफॉर्मेंस ऑफ। अब हमें बताना है कि जब ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी तो कौन सा प्ले वहाँ पे परफॉर्म हो रहा था। सो ए हेनरी फोर्थ, बी हेनरी फिफ्थ, सी हेनरी सिक्स एंड डी हेनरी एट। सो द करेक्ट आंसर इज हेनरी एट। और ग्लोब थिएटर कब बर्न हुआ था, इट वॉज इन 1613 और इसको रिबिल्ड किया गया था 1614 में। और ये जो इसका कंस्ट्रक्शन वर्क था वो 1598 में स्टार्ट हुआ था और ये बनकर तैयार हुआ था 1599 में। शेक्सपियर इसके शेयर होल्डर थे और ये ही वो थिएटर था जो बोला जाता है कि एक्टर्स ने बनवाया था, एक्टर्स के लिए बनवाया था। ओके, तो 1598 में इसका कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हुआ था, 1599 में बन के तैयार हो गया था ये। और जब ये तैयार हुआ था तो इसमें जो पहला प्ले परफॉर्म हुआ था वो कौन सा था, जूलियस सीजर। 1613 में इसमें आग लग गई थी और 1614 में इसको रिबिल्ड करवाया गया था। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी, हेनरी एट। जब इसमें आग लगी थी तो हेनरी एट परफॉर्म हो रहा था उसमें। 46, व्हाट इज मेंट बाय एंजैबमेंट कपलेट्स। सो एंजैब, ये जो एंजैब्ड होता है, एंजैब्ड कपलेट, ये इसका मीनिंग बताना है हमें क्या होता है। सो ए द कपलेट्स इन विच द सेंस completes at the end of each couplet, B the couplets in which the sense runs on from one couplet to another, C the couplet in which the last line contains an extra syllable, D the couplets in which the last line is short by one syllable. So 46, the correct answer will be B,
द कपलेट्स इन विच द सेंस रन्स ऑन फ्रॉम वन कपलेट टू अनदर। अब देखिए कपलेट में 2 लाइन्स होती हैं। अब ऐसी कोई वर्क लिखा हुआ है कपलेट के थ्रू, तो इसमें क्या होता है, जो कपलेट के एंड में कोई सेंस कंप्लीट नहीं होता, कि एक तो होता है इसी में सेंस कंप्लीट हो गया, फिर दूसरा जो कपलेट है वो न्यू सेंस से स्टार्ट होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, यहाँ पे सेंस ना कंप्लीट होके दूसरे कपलेट में आ जाता है, ये बीच में जाके कहीं सेंस कंप्लीट हो सकता है और दूसरा क्वेश्चन शुरू हो सकता है, लेकिन ये लास्ट में एंड कभी नहीं होता। इसका जो सेंस होता है वो चलता रहता है। द कपलेट्स इन विच द सेंस रन्स ऑन फ्रॉम वन कपलेट टू अनदर। गॉट इट? 47. Which of the following arrangement of John Milton's poems is correct in chronological sequence? अब हमें जो ये जॉन मिल्टन की जो पोएम है ये हमें क्रोनोलॉजिकली इसको लगाना है इसमें सीक्वेंस में। सो देखते हैं। सैमसन एगोनिस्ट, पैराडाइज लोस्ट, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी एंड ऑन द अराइविंग एट द एज ऑफ 23। तो इसको देख लेते हैं पहले। सैमसन एगोनिस्ट ये हमारा 1671 में आया था। फिर पैराडाइज लोस्ट ये हमारा 1667 में आया था। ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी ये 1629 में आया था। एंड ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ 23। सो 23 की एज में इन्होंने ये लिखा था, तो 23 में 8 अगर हम प्लस कर देंगे तो 31, ये 1631 में आया था। तो अब देखिए कैसे ऐड होगा ये। सबसे पहले 1629 वाला आएगा, तो ये कौन सा है, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। फिर सेकंड नंबर पे इसका आएगा 1631 वाला, तो ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ 23। उसके बाद 1667 पैराडाइज लोस्ट, और सबसे लास्ट में 1671 वाला ये है सैमसन एगोनिस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज बी, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, देन ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ 23, सी पैराडाइज लोस्ट एंड डी सैमसन एगोनिस्टिस। तो बी हमारा करेक्ट क्रोनोलॉजिकल वे में लिखा गया है। ये क्वेश्चन वेरी इजी हो जाएंगे अगर आपको इनके पब्लिशिंग ईयर्स याद होंगे। क्वेश्चन नंबर 48। सो यहाँ प्रीसेप्ट, इसका जो हमें सिनोनिम बताना है प्रीसेप्ट का क्या होता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी, रूल ऑफ कंडक्ट। क्वेश्चन नंबर 49। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें इसमें फाइंड आउट करना है कौन सा करेक्ट है। सो A, his elder brother gave him many good advice. B, his elder brother gave him many good advices. C, his elder brother gave him many good advices. एंड डी, नन ऑफ दी अबव। अब जो एडवाइस है हमारा, इसका हम प्लूरल नहीं बनाते, ये सिंगुलर में ही यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए एडवाइस यूज हुआ है, और यहाँ पे एडवाइसिस ये रॉन्ग हो गया, यहाँ भी एडवाइसिस दिया है ये भी रॉन्ग हो गया, नन ऑफ दी अबव है ही नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे दैट इज ए, हिज एल्डर ब्रदर गेव हिम मैनी गुड एडवाइस। 50 क्वेश्चन। ही इज कमिंग टू विजिट अस फॉर एन आवर ओनली। बी, ही इज कम टू विजिट अस। सो इज के साथ हम ING फॉर्म लगाते हैं, तो पहले इसको रॉन्ग कर दो, जो ऑप्शन गलत लगे उसको साइड में हटा दो, तो क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करने और भी ईजी हो जाते हैं। C, he is coming to visit us for a hour only and D, none of the above. So none of the above को तो एक साइड कर दीजिए, क्योंकि कोई ना कोई सा ऑप्शन तो इसमें है ही। अब देखिए जो R होता है इसके पहले आर्टिकल N यूज होता है, क्योंकि जो H है हमारा ये साइलेंट होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आ से शुरू करते हैं, आवर। तो इसमें देखिए C में R से पहले A लगा है, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया, करेक्ट ऑप्शन इज A, he is coming to visit us for an hour only. Question number 51. Wordsworth wrote a sonnet London 1802 on। तो वर्ड्सवर्थ ने लिखी है सोनेट ये लंदन 1802, तो ये किसके ऊपर लिखी है उन्होंने, मिल्टन, बेन जॉनसन, शेक्सपियर और क्रोमवेल। तो बहुत फेमस पोएम है, बहुत ही फेमस सोनेट है उनकी। सो द करेक्ट आंसर इज ए, मिल्टन।
52. In Milton there is always an appearance effort, in Shakespeare scarcely any. तो ये जो रिमार्क है ये हमें बताना है किसने दिया हुआ है कि इन मिल्टन देर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट, मीन्स मिल्टन में तो हमेशा एफर्ट दिखाई देता है लेकिन जो शेक्सपियर है उसमें मुश्किल से ही। सो ये जो इन्होंने कोटेशन दी है ये किसने दी है यहाँ? थॉमस हार्डी, निजिम इजेकिल, सी विलियम हैजलिट एंड डी मैथ्यू अर्नोल्ड। सो द करेक्ट आंसर इज विलियम हैजलिट। सो इसमें मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है मैथ्यू अर्नोल्ड में, इसका आप देख लेना। प्रैक्टिस सेट में विलियम हैजलिट है, बाकी मैं देख के इसको मैसेज इसमें कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी इसका करेक्ट क्या है ऑप्शन। विलियम हैजलिट दिया हुआ है इसका जो ऑप्शन है। वीडियो बनाते हुए कितनी बार कंफ्यूज हो जाते हैं। देन 53, वेयर डज द ओपनिंग सीन ऑफ रिचार्ड प्लेस? सो रिचार्ड प्लेस का जो ओपनिंग सीन है ये हमें बताना है, इसमें कौन सा है? विंडसर कैसल का है, एली हाउस का है, ग्लोचेस्टर शायर का है और चर्च का है। सो 53 का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे दैट इज ए, विंडसर कैसल। क्वेश्चन नंबर 54, इसमें हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखना है। तो डायरेक्ट स्पीच दी है, यहाँ पे इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ही सैड विल यू लिसन टू सच अ मैन? सो ए, ही आस्क्ड देम विल यू लिसन टू सच अ मैन? बी, he asked them are you listening to such man? C, he asked them whether they would listen to such a man? And D, he asked them whether they will listen to such a man. So the correct answer will be C, he asked them, क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे he asked them whether, जब यहाँ पे हमारा इंटेरोगेटिव हो, लेकिन वो कौन से इंटेरोगेटिव है? येस और नो क्वेश्चन वाले इंटेरोगेटिव हैं। तो इसमें क्या करते हैं, कंजक्शन इफ़ या वेदर यूज होती है। देन दे वुड, यहाँ पे विल दिया हुआ है, इसकी पास्ट फॉर्म यूज करेंगे तो वुड आ जाएगा। यहाँ चारों में देखिए ऑप्शन में वुड इसी में दिया हुआ है, तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 55, ही सैड आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू वेस्ट योर टाइम? So A, he said that he had often told not to waste your time. B, he said that he had often told him not to waste his time. C, he said that he had often suggested to him not to waste his time. And D, he told that he had often told him not to waste his time. So question number 55, the correct answer is B, ही सैड दैट। अब ये आई हमारा ही के अकॉर्डिंग चेंज होना है, सो ही हैव का हैड हो जाएगा, हैड ऑफन टोल्ड हिम नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। अब ये यू का हम ही बना देंगे क्योंकि इसमें क्लियर नहीं है यू किसके लिए बोला है, तो इसे हम थर्ड पर्सन में चेंज कर देंगे और ही के साथ हमारा हिज यूज हो जाएगा पजेसिव के लिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। I said to my brother, let us go to some hill station for a change. तो ये डायरेक्ट स्पीच में दिया है, यहाँ पे हमें इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। सो ऑप्शन ए, आई आस्क्ड माई ब्रदर टू गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। बी, आई आस्क्ड माई ब्रदर इफ ही वुड गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। सी, आई परमिटेड माई ब्रदर टू गो to some hill station for a change. And D, I suggested to my brother that we should go to some hill station for a change. So question number 56, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D, I suggested to my brother that we should go to some hill station for a change। ये जो लेट वाले क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे, इसमें हम जो यहाँ पे चेंज होता है ये सजेस्टेड या
proposed, इन दोनों में चेंज होता है और यहाँ पे we should से स्टार्ट होता है. Then 57. We sage this line in Richard II. They love not poison that do poison need. तो ये बताना है हमें कि इसे ये जो लाइन है ये किसने बोली थी. So A. Attendants, B. Bolingbroke, C. Fitzwater and D. Axton. So question number 57. Correct answer is B. Bolingbroke. 58. For which poem of Wordsworth Charles Lamb wrote that though he liked the poem's subject, I cannot say that the style of it quite satisfies me, so it is too lyrical. So कौन सी पोम के लिए उन्होंने बोला है चार्ल्स लैम ने ये. ए. इंटीमेशन ओड, बी. लिरिकल बैलेड्स, सी. पीटर बेल एंड डी. टिंटन एबे. So the correct answer will be C. Peter Bell. So question number 59. What is Alexandrine? अब हमें बताना है जो Alexandrine है ये क्या है. So A. A line of 4 iambic feet occasionally used in a heroic couplet. B. A line of 6 iambic feet occasionally used in heroic couplet. C. A line without iambic meter occasionally used in a heroic couplet. And D. A line without end stop occasionally used in a heroic couplet. So question number 59, the correct answer is B. A line in a 6 iambic feet occasionally used in a heroic couplet. Question number 60. About Lycidas, it is said the real subject of the poem is John Milton himself. So who stated it? तो ये जो लाइन बोली हुई है, जो रिमार्क दी हुई है, ये किसने कहा है ये हमें बताना है. So A. Verity, B. Pattison, C. Bush and D. Macmillan. So the correct answer is C. Bush. Question number 61. Change the narration. The traveller enquired of the farmer if he could tell him the way to the nearest inn. So A. The traveller said to the farmer, where is the nearest inn? B. The traveller said to the farmer, which is the way to the nearest inn? C. The traveller said to the farmer, can you tell me the way to the nearest inn? And D. The traveller said to the farmer, can you tell me where is the nearest inn? So question number 61, the correct answer is C. The traveller said to the farmer, can you tell me the way to the nearest inn? So C is correct answer here. Question number 61 का C. Question number 62. If you don't keep quiet, I shall shoot you. So he said to her in a calm voice. इसको हमें indirect में change करना है. So he warned her to shoot if she did not keep quiet calmly. And B. He said calmly that I shall shoot you if you don't be quiet. C. He warned her calmly that he would shoot her if she did not keep quiet. And D. Calmly he warned her that be quiet or else he will have to shoot her. So question number 62, the correct answer will be C. So here you can see यहाँ पे वो उसको warn कर रहा है कि if you don't keep quiet, I shall shoot you. तो he warned her calmly that he would, I यहाँ पे change हो जाएगा he के according, so he would shoot her if she did not keep quiet. So यहाँ पे ये present में दिया है तो इसको हमने past में change कर दिया. So C is correct answer. Then 63. Who is best known as the founder of Tatler and the Spectator? So A. Joseph Addison, B. Sir Richard
Steele, C. Sir Roger D. Coverley, and D. Daniel Defoe. So question number 63, the correct answer will be B. Sir Richard Steele. Question number 64. During the age of Milton, drama was refused by the people, developed to the peak, declined, or D. making gradual progress to enrich the standards. So the correct answer will be C. declined. Then question number 65. Who is Prospero in the Tempest? टेम्पेस्ट में प्रोस्पेरो एक कैरेक्टर था, तो प्रोस्पेरो था मिरांडा का जो फादर है, वो प्रोस्पेरो है। तो वो बताते हैं वो टेम्पेस्ट में कौन था, ड्यूक ऑफ मिलान, अ स्लेव, किंग ऑफ नेपल्स और मैरिनर। सो 65 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ए, ड्यूक ऑफ मिलान। और इसी के ब्रदर एंटोनियो ने इससे इसका राज्य हड़प लिया था और ये अपना राज्य छोड़कर वहाँ से भाग गया था। देन क्वेश्चन नंबर 66. हु रोट Dante and Shakespeare divide the modern world between them. There is no third. सो ये जो स्टेटमेंट है किसने बोली है, हार्डी, पोप, शो और इलियट। सो क्वेश्चन नंबर 66, द करेक्ट आंसर इज डी, इलियट। क्वेश्चन नंबर 67. हु प्रेफर्ड शेक्सपियर्स कॉमेडीज टू हिज ट्रेजिडीज? सो ए डॉक्टर जॉनसन, बी एडिसन, सी ड्राइडन एंड डी पोप। So 67, the correct answer is A, Dr. Johnson. Question number 68. Who sings the song in The Tempest? Sitting on a bank, weeping again, the king, my father's wreck, this music crept by me upon the water, ailing both their fury and my passion. So किसने ये सॉन्ग गाया था, ये इसमें पूछा है टेम्पेस्ट में। So question number 68, the correct answer will be A, Ariel. Then 69, he is but a poor philosopher who holds a view so narrow as to exclude forms not to his personal taste, who said. तो ये जो रिमार्क दी गई है यहाँ पे, हु इज बट अ पुअर फिलोसफर हु होल्ड्स अ व्यू सो नैरो एज टू एक्सक्लूड फॉर्म्स नॉट टू हिज पर्सनल टेस्ट, ये किसने बोली है ये हमें यहाँ बताना है। इलियट, टी.एस. इलियट, डॉक्टर जॉनसन, थॉमस हार्डी और जॉन गाल्सवर्दी। सो क्वेश्चन नंबर 69, द करेक्ट आंसर विल बी डी, जॉन गाल्सवर्दी। क्वेश्चन 70. वॉट इज टर्जारीमा? अब टर्जारीमा क्या है यहाँ हमें बताना है। सो ए टर्जारीमा इज अ 3-line स्टैंजा ऑफ राइमिंग लाइन्स, बी टर्जारीमा इज एन एंड स्टॉप 3-line स्टैंजा, सी टर्जारीमा इज अ रन ऑन 3-line स्टैंजा विद अ फिक्स्ड राइम स्कीम, and D Tarjarima is a run on 3-line stanza with varying rhyme schemes. So question number 70, the correct answer will be C, Tarjarima is a run on 3-line stanza with a fixed rhyme scheme. Question number 71. So rare a wonderful father and a wise man make this place a paradise. So who said this in The Tempest? So Prospero, Miranda, Ferdinand and D. Alonso. So question number 70, the correct answer will be C, Ferdinand. Question number 72. Who has awakened Alonso from his sleep in The Tempest? So टेम्पेस्ट प्ले में अलोंजो को कौन उसकी जो नींद से जगाता है। ए गोंजालो, बी एरियल सॉन्ग, सी फर्डिनेंड एंड डी एल्व्स। सो क्वेश्चन नंबर 72, द करेक्ट आंसर इज ए गोंजालो। मुझे इसमें भी डाउट है, मुझे लगता है इसका एरियल सॉन्ग होना चाहिए, तो इसका भी मैं मैसेज आपको पिन कर दूंगी कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो प्रैक्टिस सेट में दिया है वो गोंजालो दिया है।
So question number 73. In which of his tracts does Milton say, "He who destroys a good book kills reason itself, kills the image God as it were in the eye"? So A. Tetrachordon, B. Aeropagitica, C. Cholesterion, and D. Doctrina Christina. So question number 73, the correct answer is B. Aeropagitica. Question number 74. Who disapproved of Milton's Lycidas for its inherent improbability? So A. Samuel Johnson, B. I.A. Richards, C. F.R. Lewis, and D. T.S. Eliot. So 74. The correct answer is A. Samuel Johnson. Question number 75. Paradise Regained थीम वाज टेकन फ्रॉम। अब पैराडाइज रिगेंड की जो थीम थी वो कहाँ से ली गई है? सो ए. सेंट पॉल्स सरमन्स, बी. सेंट जॉन सरमन्स, सी. द बाइबल, एंड डी. ल्यूक्स गॉस्पेल। सो क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट ऑप्शन है डी. ल्यूक्स गॉस्पेल। 76. Here I stand, your slave, a poor infirm, weak and despised old man. From which play of Shakespeare these lines have been taken? So A. King Lear, B. Macbeth, C. The Tempest, and D. Othello. So 76. The correct answer is A. King Lear. Question number 77. Who disguises himself as a beldam beggar? So A. King Lear, B. Edgar, C. Kent, and D. Edmund. So question number 77. The correct answer will be B. एडगर। जब एडगर के फादर ने उसको अपने महल से निकाल दिया था ग्लोचेस्टर ने, अर्ल ऑफ ग्लोचेस्टर ने, तो एडगर जो है एक बैगर के रूप में जो छुप के रहता है अपनी जान बचाने के लिए। 78. What is the rhyme royal stanza? अब rhyme royal stanza हमें बताना है क्या है। So it's a very important question. So A. Rhyme royal stanza is a 7-line stanza in any meter. B. Rhyme royal stanza is a 7-line stanza in iambic pentameter. C. Rhyme royal stanza is a 7-line stanza in iambic hexameter. And D. Rhyme royal stanza is a 7-line stanza in iambic septameter. So question number 78. The correct answer will be yes, B ही हो जाएगा। Rhyme royal stanza is a 7-line stanza in iambic pentameter, और इसको हम चौसेरियन स्टैंजा भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79. व्हाट इज ओटावा रीमा? अब ओटावा रीमा क्या होता है देख लेते हैं। तो इट इज एन 8-line स्टैंजा इन आयम्बिक पेंटामीटर विद अ फिक्स राइम स्कीम। बी. इट इज एन 8-line स्टैंजा विद वेरिंग राइम्स स्कीम in iambic pentameter. C. It is an 8-line stanza made up of 4 heroic couplets. And D. It is an 8-line stanza made up of 2 terza rima and a heroic couplet. So question number 79. The correct answer is here A. It is an 8-line stanza in iambic pentameter with a fixed rhyme scheme. Question number 80. In which of the following does Manoa report the end of the protagonist in Milton's Samson Agonist? So A. Our cure to be no cure, sad cure. B. This horror will grow mild, this darkness light. C. Calm of mind, all passion spent. And D. Above the smoke and stir of this dim spot,
which men call art. So question number 80, the correct answer will be C. Calm of mind, all passion is spent. क्वेश्चन नंबर 81, हु इज एडमंड इन किंग लियर? किंग लियर जो प्ले है शेक्सपियर का, उसमें एडमंड कौन है? सो द बास्टर्ड सन ऑफ द अर्ल ऑफ ग्लूचेस्टर, बी द बास्टर्ड सन ऑफ किंग लियर, सी द बास्टर्ड सन ऑफ द ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल, एंड डी द फूल. सो क्वेश्चन नंबर 81, द करेक्ट आंसर विल बी ए, द बास्टर्ड सन ऑफ द अर्ल ऑफ ग्लूचेस्टर. Then question number 82, to both these sisters I have seen in my love, each jealous of the other as the stung. So who says these lines in King Lear? So King Lear जो प्ले है शेक्सपियर का, उसमें जो लाइन्स हैं ये किसने बोली हैं? ए एडगर, बी एडमंड, सी कैंट, एंड डी लियर. So question number 82, the correct answer will be B, Edmund. Question number 83, what is Spenserian stanza? Spenserian stanza क्या होता है? A, it is a 9-line stanza consisting of 2 quatrains in iambic pentameter rounded off with an alexandrine. B, it is a 9-line stanza of which the first line is an alexandrine followed by 2 quatrains in iambic pentameter. C, it is a 9-line stanza consisting of 2 iambic pentameter quatrains joined by an alexandrine. And D, it is a 9-line stanza made up of 4 heroic couplets rounded off with an alexandrine. So question number 83, the correct answer will be A. It is a 9-line stanza consisting of 2 quatrains and in iambic pentameter rounded off with an alexandrine. So A is the correct answer. Then देखते हैं next question. So the next question will be 84. So in which novel does Galsworthy illustrate the breaking down of inhibitions and barriers as the result of the war? So options A, Saint's Progress, B, The Silver Box, C, Fraternity, and D, The Silver Spoon. So question number 84, the correct answer is A, Saint's Progress. Question number 85, the finest of Galsworthy's later drama is. गाल्सवर्दी का जो लेटर ड्रामाज थे उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा था, ये हमें बताना है. ए, एस्केप, बी, द पिजन, सी, द स्किन गेम, एंड डी, लॉयल्टीज. सो क्वेश्चन नंबर 85, द करेक्ट आंसर विल बी डी, लॉयल्टीज. Question number 86, what is blank verse? So blank verse has no meter and no rhyme. B, blank verse has a meter but no rhyme. C, blank verse has a rhyme but no meter. And D, blank verse has both meter but no rhymes. So question number 86, the correct answer is B, blank verse has a meter बट नो राइम, क्योंकि इसमें पेंटामीटर तो यूज करते हैं हम लेकिन राइम स्कीम नहीं होती. और इसके अपोजिट जो फ्री वर्स होता है उसमें ना ही मीटर होता है और ना ही राइम स्कीम होती है. सो बी इज करेक्ट आंसर हेयर. क्वेश्चन नंबर 87, विच पार्ट ऑफ अ मिल्टोनिक सोनेट इज कॉल्ड ऑक्टेव? सो मिल्टोनिक सोनेट जो होते हैं उसका कौन सा पार्ट ऑक्टेव है, ये हमें यहाँ बताना है. तो द फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ अ सोनेट, बी द लास्ट लाइन्स ऑफ अ सोनेट, सी द मिडिल 8 लाइन्स फ्रॉम लाइन्स 4 to 1, एंड डी a set of 8 rhyming lines in any part of the sonnet. So question number 87, the correct answer will be A, the first 8 lines of a sonnet. देखिए जो पेट्रार्कन सोनेट होता है उसमें 2 स्टैंजा होते हैं, ऊपर की 8 लाइन ऑक्टेव होती है और नीचे की जो 6 लाइन होती है वो सेस्टेट होती है. तो बीच में गैप होता है
तो ये हो गया हमारा पेट्रार्कन सोनेट। लेकिन जो मिल्टोनिक सोनेट होता है उसमें क्या होता है, ऊपर की 8 लाइन जो है ऑक्टेव होती है और नीचे की सेस्टेट, लेकिन बीच में कोई गैप नहीं होता, ये कंटिन्यू लिखते चले जाते हैं, वो होता है मिल्टोनिक सोनेट। तो मिल्टोनिक सोनेट का जो ऊपर की लाइन है ऑक्टेव, उसमें क्या होता है, शुरू की फर्स्ट लाइंस होती हैं सोनेट की 8 लाइंस। सो क्वेश्चन नंबर 88, हु सेज दिस टू whom in King Lear, witness the world that I create thee, hear my lord and master। तो ये जो लाइन है किंग लियर में, ये किसने बोली है? ए रीगन टू एडमंड, बी कोर्डेलिया टू एडमंड, सी एडगर टू लियर एंड डी कैंट टू लियर। सो क्वेश्चन नंबर 88, द करेक्ट आंसर विल बी ए रीगन टू एडमंड। क्वेश्चन नंबर 89, विस्टर अपीयर्स इन। सो विस्टर इज अ कैरेक्टर, हमें बताना है कौन से वर्क में है ये, गैल्सवर्दी के। सो द रूफ, जस्टिस, द स्किन गेम और द सिल्वर स्पून। सो क्वेश्चन नंबर 89, द करेक्ट आंसर इज बी जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 90, विंसर एंड जैकोब ट्विस्टन आर द कैरेक्टर्स इन द प्ले। अब ये दो कैरेक्टर हैं यहाँ पे, विंसर एंड जैकोब ट्विस्टन, ये कौन से प्ले में हैं? द रूफ, लॉयल्टीज, द स्किन गेम, द सिल्वर स्पून। सो क्वेश्चन नंबर 90, द करेक्ट आंसर इज बी लॉयल्टीज। बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट इज अ सिमली। सिमली बताना है क्या है। It is a comparison between two animate things. So B, it is a comparison between one animate and another inanimate thing. C, it is a comparison between two things which have at least one point common. And D, it is a comparison between two things which do not necessarily have any point common. So 91 का देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। So C option is correct here. It is a comparison between two things which have at least one point common. Question number 92. We all cut each other's throat from the best of motives. So where does it appear? तो ये गाल्सवर्दी का जो कौन सा प्ले है जिसमें ये लाइन दी हुई है? So the roof, justice, loyalties और silver spoon. So question number 92, the correct answer will be C, loyalties. Question number 93, a young woman kills her own illegitimate child to escape social tyranny. So this happens in the play. तो Saint's Progress, the Silver Box, Windows और D, the Silver Spoon. So question number 93, the correct answer is C, Windows. Then question number 94, what is a metaphor? Metaphor क्या होता है? A metaphor is a condensed form of simile. Metaphor is a form of simile in an elaborate form. C, in a metaphor no common point between two things or object is suggested, and D, metaphor is just the opposite of simile. So question number 94, the correct answer will be A, metaphor is a condensed form of simile. ये सिमली की तरह ही होता है, लेकिन इसमें जो सिमली में वर्ड्स यूज होते हैं लाइक, एस, सो, वो सब मेटाफर में यूज नहीं होते, ये डायरेक्ट दूसरे के साथ कंपैरिजन कर लेता है। सो क्वेश्चन नंबर 95। अब इन जो क्वेश्चंस हैं नीचे, इसमें हमें सिनोनिम्स बताने हैं। सो 95, रिकाउंट। सो रिकाउंट का सिनोनिम हमें बताना है क्या होता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, टू टेल इन डिटेल्स। 96 इज रेंडर। सो रेंडर का सिनोनिम हमें बताना है। सो ए मैच, बी वेन, सी स्क्वीज एंड डी प्रोवाइड। सो द करेक्ट आंसर इज डी, प्रोवाइड। सो 97, द एंटोनिम ऑफ पेस। पेस का हमें यहाँ पे एंटोनिम बताना है। सो ए फॉलो, बी सबमिट, सी डिस्पर्स एंड डी रिट्रीट। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, रिट्रीट।
क्वेश्चन नंबर 98, आई हैव लिटिल अपॉर्चुनिटी डैश हियरिंग गुड म्यूजिक। तो यहाँ हमें प्रेपोजिशन फिल करनी है। कौन सी प्रेपोजिशन फिल होगी यहाँ पे? सो आई हैव लिटिल अपॉर्चुनिटी फॉर हियरिंग गुड म्यूजिक। सो 4 विल बी करेक्ट आंसर। 99, he has a partiality dash Chinese cuisine। तो यहाँ पे जो करेक्ट प्रेपोजिशन फिल करनी है दैट इज सी, पार्सलिटी 4। 100 क्वेश्चन, ही इज फील्ड डैश पैसन फॉर हिज सेक्रेटरी। सो इन, टू, विद और फॉर, इसमें कौन सी प्रेपोजिशन आएगी? जितनी भी फिक्स प्रेपोजिशन है उन सबको हमें अच्छे से रट लेना है। So the correct answer will be C. He is filled with passion for his secretary. Question number 101. I feel pity dash the refugees. So in, to, with और for, तो pity के साथ हमें यहाँ कौन सी preposition fill करनी है? So I feel pity for 101 का D ऑप्शन। I feel pity for the refugees. 102, choose the correct option after punctuating the following sentences। तो यहाँ पे मैं थोड़ा स्लो लेके चल रही हूँ। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कीजिए, सारे ऑप्शंस अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें हमें पंचुएशन देखना है कौन सा करेक्ट है। ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसमें पंचुएशन देखना है। सेंटेंस सभी के सेम है। सो द करेक्ट आंसर विल बी D. Truly, a popular error has as many lives as a cat. It comes walking in long after you have imagined it effectually strangled. 103. Which of the following shows an example of an idiomatic expression? So A. His investments failed and he lost the family nest egg. B. He did not invest wisely and lost a lot of money. C. He should not have invested so much in that risky project. And D. He should not have invested so little in that risky project. सो इसमें हमें देखना है कौन सा जो सेंटेंस है वो हमें इडियोमेटिक एक्सप्रेशन दे रहा है यहाँ पे। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, हिज इन्वेस्टमेंट फेल्ड एंड ही लॉस्ट द फैमिली नेस्ट एग। 104, द इडियम हस मनी मीन्स द मनी स्पेंट एट midnight. B. The bribe paid to keep some matter secret. C. The money received in a dark room. And D. The money received in a paper currency. So 104 का देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। So the correct answer is B. The bribe paid to keep some matter secret. 105. What is the meaning of idiom to bend your elbow? So A. To drink alcohol. B. To visit to the space. C. To refrain somebody. And D. A visit on a gas-filled balloon. So question number 105 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A. To drink alcohol. Question number 106. The meaning of the idiom cudgel your brain is. अब इसका हमें मीनिंग बताना है। ऑप्शन ए, अ वेव पासिंग थ्रू वंस ब्रेन। बी, सडन इंस्पिरेशन। सी, अ बिग फ्यूज। एंड डी, थिंक हार्ड अबाउट अ प्रॉब्लम। सो 106 द करेक्ट आंसर इज डी, थिंक हार्ड अबाउट अ प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 107. व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम टू मीट समवन हाफ वे? तो इस इडियम का हमें मीनिंग बताना है टू मीट समवन हाफ वे। सो ए, टू मीट अ न्यू पर्सन। बी, टू विजिट अ न्यू प्लेस। सी, टू मीट वंस फाइनल डिफीट। एंड डी, मेक अ
compromise with someone. So the correct answer is D. Make a compromise with someone. Question number 108. Had we but world enough and time, this coyness lady were no crime. This statement is an example of irony, paradox, hyperbole, and euphemism. So 108, the correct answer will be A. Irony. Question number 109. Spencerian stanza has. So Spencerian stanza में होता है, क्या होता है? 4 iambic pentameter, 6 iambic pentameter, 8 iambic pentameter और 10 iambic pentameter. सो क्वेश्चन नंबर 109, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 8 iambic pentameters. Question number 110. Plagiarism is a well-known word and concept in academic circles. The word plagiarius in Latin, however, meant A. Trickster, a cheat; B. A quack, a swindler; C. A loafer, a lot; D. A torturer, a plunderer. So 110, the correct answer will be D. A torturer, a plunderer. Then 111, to the memory of my beloved, the author Mr. William Shakespeare, and what he hath left us is an ode composed by John Milton, Ben Jonson, Andrew Marvell, or John Suckling. So question number 111, the correct answer will be B. Ben Jonson. Question number 112. Mystery and miracle plays in English were based on. जो mystery और miracle plays थे वो किस पे बेस्ड थे? A. English folklore, B. English legends, C. biblical stories, and D. Anglo-Saxon myths. So 112, the correct answer is C. biblical stories. Question number 113. The term womanism was first used by. जो ये term है womanism, ये सबसे पहले किसने यूज किया? सो ए हेलेन सिक्सोस, बी इसकी स्पेलिंग, इसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए आप, देन बी गायत्री स्पिवैक, सी केट मिलेट, एंड डी एलिस वॉकर. सो 113, द करेक्ट आंसर विल बी डी, एलिस वॉकर. सो 113 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. 114. Who among the following is a well-known new Aristotelian critic? So R.P. Blackmer, John Crew Ransom, R.S. Crane, or D. Lionel Trilling. So 114, the correct answer is C. R.S. Crane. Question number 115. Homonyms are words that. So homonyms बताने हैं हमें क्या होते हैं. So A. Are pronounced differently but have the same meaning. B. Refer to both the male and female of the human species. C. Are spelled similarly but have different meaning. And D. Refer to people who live in houses with similar structures. So question number 115, the correct answer will be C. Are spelled similarly but have different meanings. Question number 116. My lute, be as thou wert when thou didst grow with thy green mother in some shady grove. So William Drummond. The above quote is an example of A. and stopped rhyme, B. alliteration, C. run-on line, and D. tercet. So 116, the correct answer is C. run-on line. Question number 117.
Surrealism is associated with Ernest Cassirer, B. Tristan Tzara, C. Henrik Ibsen, and D. Andre Breton. So 117, the correct answer is D. Then find the incorrect spelling. चारों स्पेलिंग देख लीजिए, मैं सीधे आंसर बता देती हूँ आपको. सो हेयर जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो है स्पॉन्टेनियस, बाकी सब करेक्ट हैं. क्वेश्चन नंबर 119, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सी. क्वेश्चन नंबर 120, द करेक्ट आंसर इज सी, रिवोल्यूशनरी. क्वेश्चन नंबर 121 का करेक्ट ऑप्शन है बी. क्वेश्चन नंबर 122, इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, मैग्निफिसेंट. देन 123, द फ्रेज डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय फिलिप सिडनी, टी.एस. इलियट, जॉन ड्राइडन और मैथ्यू अर्नोल्ड. So 123, the correct answer is B, T.S. Eliot. Question number 124, an idyll is usually a poem about a picturesque city life, B. panoramic view of nature, C. picture of industrial society, and D. picturesque country life. So 124, the correct answer is D. So picturesque country life. 125, the lost generation refers to the generation that came to maturity in the. जो lost generation है इसमें बताना है कौन सी generation है जो maturity में कब आई. 1920s, 1930s, 1910s और 1940s. So the correct answer will be A, 1920s. तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए. वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कीजिए. सो नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे हम प्रैक्टिस सेट 12 में. सो अपने फीडबैक देना ना भूलें. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय.